नमस्कार, D2+ अकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से एक योजना चल रही है, स्वामित्व योजना। और स्वामित्व योजना के बारे में लगभग आप लोग जो भी ग्रामीण एरिया में बसे हुए हैं, वो लगभग सभी जानते हैं। इस योजना से राजस्थान में ग्राम पंचायतों के द्वारा आबादी भूमि में बसे परिवारों को पट्टे दिए जा रहे हैं। इस योजना के आने से जो भी आबादी में बसे हुए परिवार हैं, उनको कितना फ़ायदा हुआ है और इस योजना से आमजन के साथ-साथ जो भी पंचायती स्तरीय कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको कितनी सहूलियत प्राप्त हुई है, इन तमाम विषय वस्तु के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे कि इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी आमजन परिवार जो पट्टा जारी करवाना चाहता है या करवा रहा है, तो उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं? क्या वास्तव में पैसे लगते हैं या फिर ऐसे ही कोई अफ़वाह है या फिर जानबूझ कर के पैसे लेते हैं? इन तमाम विषय वस्तु बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो हम इसको स्टार्टिंग से लेते हैं। वैसे तो आप जानते हो कि ये योजना 2021 के बाद में सुचारू रूप से चल रही है। इससे पहले ये योजना नहीं थी और जब ग्राम पंचायत की जो आबादी भूमि में परिवार बसे हुए थे, उन परिवारों को अपने मकान के जो कि उनका कब्ज़ाशुदा मकान है, कई वर्षों से उस मकान में रह रहे हैं, अगर उनका उनको पट्टा बनवाना पड़ता, तो वो आवेदन ग्राम पंचायत में करते। आवेदन के साथ-साथ वो अपने सारे दस्तावेज़ जैसे बिल है, आपका आधार है, अन्य कोई भी जैसे पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, शपथ पत्र है, ये तमाम कागज़ात लगाने पड़ते थे। लेकिन इसे एक मुख्य कागज़ ये था कि आप जो मकान में रह रहे हैं, वो आबादी भूमि में है या नहीं है? आबादी भूमि में है तो कौन से कस्बे में है? इसकी रिपोर्ट पटवारी के द्वारा दी जाती थी। पटवारी के द्वारा रिपोर्ट में लिखा जाता था कि ये जो मकान है, वो चारों दिशाओं से इस प्रकार से घिरा हुआ है, इनकी लंबाई-चौड़ाई इस प्रकार से है और इनके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में इनके ये पड़ोसी विराजमान स्थित है। इस प्रकार से रिपोर्ट बनाकर देने के बाद में कि ये आबादी की कसरा नंबर फला-फला में स्थित है। इस आबादी की रिपोर्ट पटवारी के द्वारा जारी करने के बाद ही आपको पट्टा मिल सकता था। पट्टे की कार्रवाई अपेक्षित थी। उस दौरान क्या है कि रिपोर्ट या तो होती नहीं थी, होती तो बहुत मेहनत करने के बावजूद मिलती और थोड़ी समस्या ही बनी रहती थी। अक्सर लोगों को भी पता नहीं रहता कि हमारा मकान आबादी में है या नहीं है, बाहर है, अंदर है। इन सभी जो जितनी भी कठिनाई हैं, परेशानियाँ हैं, इनको दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक स्वामित्व योजना लाई है। इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले तो राजस्व विभाग की जो टीम है, जिसमें पटवारी है, गिरदावर है और भी अन्य जो भी अधिकारी कर्मचारी है, उन सबके सहयोग से ये आबादी जहाँ पे जिस पंचायत में उसके गाँव में आबादी भूमि का सीमांकन करते हैं। सीमा निर्धारित करने के बाद उसका अंकन इन्होंने चूना जो पंचायत के द्वारा चूना मार्किंग यानी चूना चारों तरफ से डाला गया था। इनके सीमा चिन्हों पर वो चूना डाल कर के एक तरह से चूना मार्किंग की गई। उसके बाद में ड्रोन फ्लाई हुआ। ड्रोन फ्लाई होने के बाद में नक्शे तैयार होकर के जो भी सर्वेक्षण विभाग है, उनके द्वारा नक्शे ग्राम पंचायत यानी जिला परिषद, पंचायत समिति के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्राप्त हुए। जो नक्शे प्राप्त हुए थे, उनमें जैसे मान लो इसको थोड़ा-सा अपन देख ही लेते हैं, ताकि आपके समझ में आ जाए कि आखिर ये सब क्या था। तो आपको जैसे ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, इसको मैं थोड़ा-सा ठीक से देख लेता हूँ। जैसे ये आकृति है, आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप इसको देख सकते हो। जैसे ये आकृति है और इस आकृति में जैसे ये आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है, ऐसे बाउंड्री तो ड्रोन के द्वारा और वहाँ के जो भी संरक्षण विभाग है, उनके कार्मिक के द्वारा चिन्हित कर दी गई। जब ये प्रथम नक्शा आया था, तो उसमें जितने भी इस बाउंड्री के अंतर्गत जितने भी आपको इमेज
तस्वीर दिखाई दे रही है, जैसे ये दे रही है तो इसको उन्होंने एक नंबर अलग से दे दिया। ये जो मकान यहाँ पे है इनको कोई अलग नंबर दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो इनको तो अपन ने उन्होंने जैसे 14 दे दिया, इसको 15 कर दिया और ये वाला हिस्सा है इसको 16 कर दिया और जो खाली ज़मीन है वो 13 हो गई। इस प्रकार से ये जितने भी इमेज थी, हो सकता है यहाँ पे पानी का कुंड हो तो उसको 17 दे दिया हो, या फिर जैसे आपके लेट बाथरूम हो तो उसको कोई अन्य नंबर दे दिया। यानी इस बाउंड्री में कम से कम 5-7 नंबर दिए गए, उन सारे नंबरों को मर्ज करके फिर एक आईडी दी गई है 13 जैसे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर और भी आपको बताऊँ, जैसे ये है और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये किसी का मकान है और इसकी ये बाउंड्री निर्धारित हो गई और इसको एक नंबर दिया गया 20। ये इस मकान का ऐसे समझो ये मकान नंबर है, या फिर इसको आप प्रॉपर्टी आईडी नंबर भी मान लो। जैसे खेतों में खेतों का जो खाता संख्या दी जाती है, कचरा नंबर दिया जाता है, वैसे ही मकानों के मकान नंबर जिसको प्रॉपर्टी आईडी के नाम से जाना जाता है, ये उस दौरान इनके जारी किए गए। इसको थोड़ा और अपन देखते हैं, आपके धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा कि ये रियल में क्या था। जैसे अब आपको समझ में आ रहा है कि जैसे इन्होंने मैंने अभी आपको ये बताया है कि ये जो मकान नंबर इन्होंने जो नक्शा तैयार हो गया और इस नक्शे में इस मकान को एरिया को उन्होंने एक आईडी दे दी जिसको प्रॉपर्टी आईडी कहते हैं, मकान नंबर कहते हैं। ऐसे दूसरे इसकी बात करेंगे कि ये वाला मकान भी किसी का है और इस प्रकार से इनका ये कब्जा है और इस कब्जे की बाउंड्री चिन्हित होने के बाद में एक ये नजरी नक्शा बन गया। इस नक्शा को आप हदबंदी कहते हैं, हदबंदी। मतलब हदबंदी का मतलब है कि उस जहाँ पे वो उनका कब्जा था और जहाँ पे उनका ऐब कब्जे के अंतर्गत जितनी भी उनकी संपत्ति भूखंड के रूप में, मकान के रूप में है, उनकी बाहरी सीमा का निर्धारण कर लिया गया है। अभी इस सीमा के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टी आ रही है वो का एक मालिक की प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नंबर 13 है और इस 13 नंबर को ही आप प्रॉपर्टी आईडी नंबर या मकान नंबर कहते हैं। ये सारी बातें आपके समझ में, ज़हन में उतर रही होगी। इसके साथ-साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जैसे खेत होता है और खेत की जो राजस्व रिकॉर्ड होता है, वो जमाबंदी के रूप में एक तरह से परिभाषित है। खेत की जमाबंदी होती है जिसमें उस खेत के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ होती है। तो खेत की जो जमाबंदी होती है, उसको आप खतौनी भी कहते हैं। और ऐसे ही अब ये जो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो नक्शे बन कर के आए हैं, इसमें भी ये नक्शे बन रहे हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये एक नक्शा होगा, तो ये तो आपका नजरी नक्शा होगा। जैसे जमाबंदी के साथ में भी एक नक्शा जारी किया जाता है, वो भी एक नजरी नक्शा होता है। इस प्रकार से इस एरिया का अगर एक ये नक्शा निकाल दिया जाए, तो ये नक्शा एक हदबंदी भी आप कह सकते हो। एक ये प्रॉपर्टी पार्सल भी कहते हैं। स्वामित्व योजना के अंतर्गत इसका नाम प्रॉपर्टी पार्सल ही दिया गया है। इस नक्शे को प्रॉपर्टी पार्सल कहा गया है। और इस पूरे एरिया का अगर पट्टा बना दिया जाए, जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल आपका जैसे 400 वर्ग गज है, तो इस पट्टे का क्षेत्रफल भी 400 वर्ग जी होगा। यानी जितने का पट्टा होगा उतना ही आपका क्षेत्रफल होगा। और इसको आप प्रॉपर्टी पार्सल बोलते हैं। एक तरह से ये घरौनी है, जैसे खतौनी होती है वैसे घरौनी है और इसकी ये हदबंदी की गई है। इनके साथ ही आपको और जानकारी के तौर पे मैं बता दूँ, 1 मिनट। इसके जैसे ये है, इस प्रकार से नक्शा बन जाता है जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये मकान है और इस मकान का जैसे ये आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, आकृति जैसी भी उसकी आकृति है, इधर ये आकृति है, तो इस आकृति की इस प्रकार से एक नज़री नक्शा होता है और इस नज़री नक्शा को ही प्रॉपर्टी पार्सल बोलते हैं। ये आपकी एक प्रॉपर्टी पार्सल हो जाएगी। तो इसके साथ-साथ ये प्रॉपर्टी पार्सल होगी और इसके साथ एक पट्टा होगा, तब जा कर के आपका ये मूल होगा। और ये पट्टे का तो आप सब जानते हो कि इसका क्या काम है, लेकिन इसका क्या काम है, इसका बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ
जो प्रॉपर्टी पार्सल है वो एक तरह से आपका मतलब जहाँ पे आपका कब्जा है उस एरिया को चिन्हित करती है कि इतनी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप थोड़ा इसको देखते हैं। ऐसी कोई आकृति के बारे में अपन थोड़ा जो अच्छी तरह से आपको समझ में आए। इससे आप समझ सकते हो थोड़ा सा ना। अब जैसे मान लो ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये पूरी, ये ये पूरी बाउंड्री है ना किसी एक व्यक्ति की है। अब इस पूरी बाउंड्री को जो दर्शा रहा है वो आपका प्रॉपर्टी पार्सल है। जैसे अभी मैंने नक्शा दिखाया था ना, ये वाला ऐसे नक्शा है ये, इसको प्रॉपर्टी पार्सल बोलते हैं। अब रही बात पट्टे की, अब इसमें तो ये है कि जो पट्टा है वो ये जो जितना एरिया है ना उसी का पट्टा होना चाहिए और नक्शा भी उतना ही होना चाहिए, पट्टा भी उतने ही क्षेत्रफल का होना चाहिए। पर हो क्या रहा है कि जैसे मान लो ये पूरी बाउंड्री है इसकी। अब इसमें क्या है कि ये जो मकान बना हुआ है, इस मकान का जितना भी जो निर्माण है ऊपर की छत को नाप करके, जैसे मान लो ये मकान है और ये मकान जैसे 300 वर्ग गज में है, तो 300 वर्ग गज का तो आपको 320 रुपए देने पड़ते हैं। 320 रुपए में आपका पट्टा बन जाता है। लेकिन आपकी जमीन तो इतनी थी और पट्टा दिया गया इतना, बाकी की जमीन का पट्टा नहीं है। ये जमीन तो हालांकि इसमें कोई मकान नहीं है, ऐसे फर्श डाल रखी है। अब पट्टा तो फ्री उनका ही मिलता है जिनका मतलब छत कवर्ड होती है, उनके ऊपर छत होती है। अब 300 वर्ग गज तक छत ही, 300 वर्ग गज छत तक उन्होंने पट्टा जारी कर दिया ग्राम पंचायत ने, 320 रुपए लगे। इसके अलावा आगे आपकी जो जमीन बच गई, अब इसमें थोड़ा सा मैं और आपको ठीक से बता दूं कि जैसे मान लो ये मकान है, अगर मान लो ये पूरा मकान है ना, ये इतना, ये अगर मान लो आपका 200 वर्ग गज का है, 200 वर्ग गज का है, तो जितना मकान बना हुआ है ना, छत जिसकी जितनी डली हुई है उसका 25% छूट मिलता है। तो 200 का 25% छूट हो जाएगा, तो 25% छूट का मतलब हो गया 50 गज, 50 वर्ग गज और हो गया। तो ये तो 200 है ही, इसके साथ साथ 50 गज और शामिल कर दी जाएगी। जैसे मान लो ये शामिल कर दिए 50, अब इसका पट्टा बना करके दे दिया जाएगा, यानी 250 का बना दिया जाएगा। कब तक? 320 रुपये लगेगी आप। आई बात समझ में? फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो आपका मकान है ना, ये ये 100 वर्ग गज का है, इसको 100 मानो, इधर मान लो चलो ये 100 वर्ग गज का है, ये 100। अब एक्चुअल में तो जमीन तो आपकी ज्यादा थी, ये थी जमीन तो आपकी कितनी है, ज्यादा है। आपकी जमीन तो ये थी, आपकी जमीन तो ये थी, ये जमीन है आपकी तो, लेकिन आपका मकान तो इतनी में ही बना हुआ है। और ऐसे समझो ये 100 ही वर्ग गज है। तो रूल क्या है कि जितना मकान बना हुआ है ना 300 वर्ग गज से कम, तो आपको 25% की छूट मिलती है। अगर ये 100 वर्ग गज बना हुआ है तो 25% की छूट मिलेगी, तो 100 तो है ही,
और उसका 25% और खाली ज़मीन जोड़ते हुए आपको पट्टा जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे 100, ये तो 100 गई, 100 का 25% कितना हो गया? 100 का 25% 25 हो गया। अब 25% और जोड़ लो, तो 25 में थोड़ी-सी ये आगे ऐसे बढ़ जाएगी, ये मान लो। अब इतने का आपको फ्री यानी 125 वर्ग गज तो आपको फ्री में मिल जाएगी। फ्री का मतलब है कि आपको 320 रुपए देने होंगे। और इसके अलावा अगर आप ये जो आगे खाली ज़मीन है, इसी का भी पट्टा लेना चाहते हो, तो ये जो जितनी अभी 125 आ गई ना, 125 के बाद में जितनी भी ये जो ज़मीन लगती ज़मीन है, उसको आपको जो भी डीएलसी रेट बनती है, डीएलसी रेट जैसे 460 है या 470 है, तो उसका 1/4 अर्थ अलग-अलग गाँव की अलग-अलग डीएलसी रेट है, लेकिन कम से कम 340 है और 340 से ऊपर ही मिलती है, 340 से कम बहुत रेयर केस में मिलती होगी। लेकिन 340 रुपए इसकी डीएलसी रेट है। अब ये डीएलसी रेट भी 2 प्रकार की होती है, एक तो एक एक्सटीरियर होती है और एक इंटीरियर होती है। एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही डीएलसी रेट के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको जानकारी के तौर पे बता दूँ कि जैसे मान लो ये आपका गाँव है और इस गाँव में वो डी एक्स ये वाली जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 रेटें हैं। एक तो होती है आपकी इंटीरियर रेट, एक तो आपकी है इंटीरियर रेट ये वाली, एक तो ये वाली होती है इंटीरियर और एक होती है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर रेट ज़्यादा होती है और इंटीरियर रेट कम रहती है। ये दोनों रेट आपके लागू होती है। अब ये कब लागू होती है? मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका मकान है और उस मकान की छत अगर 300 वर्ग गज तक बनी हुई है और 300 तक ही आपको पट्टा बनाना है, तब तो आपको 320 रुपए लगेगी। हाईएस्ट 300 वर्ग गज तक का। हो सकता है आपका अगर मान लो 250 वर्ग गज है या 200 वर्ग गज है या 100 वर्ग गज है, तो आपको 25% की छूट मिल जाएगी। अगर आपका 300 क्रॉस कर रहा है या 300 है, तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। 300 के आगे जितने भी वर्ग गज का आप पट्टा बनाओगे उसके साथ में, तो ये जो दोनों मैं आपको डीएलसी रेट बता रहा हूँ, ये लगभग हर गाँव की थोड़ी अलग-अलग होती है, लेकिन लगभग इनके आस-पास ही होती है। तो इस जो रेट है इसका 1/4 मतलब 25% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताऊँ तो जैसे मान लो आपने 300 वर्ग गज का पट्टा जारी करवा लिया। अब 300 वर्ग गज का पट्टा जारी करवाने के बाद में जैसे मान लो ये जैसे 300 वर्ग गज का आपने पट्टा जारी करवा लिया, तो इसके तो आपने 320 रुपए दे दिए। उसके बाद में आपकी जगह और खाली पड़ी हुई थी। आपने जैसे मान लो 100 वर्ग गज और खाली का बनवा लिया इसके साथ में, टोटल आपने 400 वर्ग गज का पट्टा जारी करवा लिया। अब 300 तक तो आपको 320 देना ही है और जो ये 100 वर्ग गज है ना, वो डीएलसी रेट का 1/4 लगेगा। डीएलसी रेट कौन सी डीएलसी रेट? ये डीएलसी रेट, ये डीएलसी रेट। इस डीएलसी रेट में कौन सी इस डीएलसी रेट में कौन सी? ये भी लग सकती है और ये भी लग सकती है और ये भी लग सकती है। अब इसका निर्धारण कैसे करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। 2 रेट मैंने बताई, एक तो एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। जैसे मान लो ये नक्शा है, अब नक्शा के अंतर्गत आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि जैसे मान लो ये रोड है, ये रोड है, ये रोड, ये रोड है और ये रोड है ना, वो ये रोड दूसरे गाँव को जोड़ रही है। एक रोड दूसरे गाँव को जोड़ रही है। तो एक गांव को दूसरे गांव को जोड़ रही है रोड, तो इस रोड के लगभग 25 मीटर के भीतर जितने भी मकान आएंगे उसको सबको मतलब थोड़ी ज़्यादा डीएलसी रेट लगेगी। जो 2 डीएलसी रेट होती है एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो एक्सटीरियर रेट लगेगी। एक्सटीरियर कहाँ-कहाँ लगती है? एक्सटीरियर वहाँ पे लगती है यानी ज़्यादा रेट कहाँ-कहाँ पे लगती है?
एक तो सड़क के किनारे जितने भी मकान होंगे उनके ज़्यादा रेट लगेगी। एक अगर आपके बाज़ार में मकान है तो उसकी ज़्यादा रेट लगेगी। अगर आपका कोई चौक में है या कोई सरकारी दफ्तर के पास है, कोई वाणिज्य क्षेत्र के पास है और गाँव के बाहरी कोने में है, जहाँ पे आने वाले समय में उसकी कीमत बढ़ने की संभावना है, वहाँ पे उसका मतलब जो डीएलसी रेट ज़्यादा लगेगी और जो इंटीरियर जैसे गलियों में है, जैसे 25 मीटर छोड़ कर के अंदर गलियों में मकान है, उनकी डीएलसी रेट कम लगती है। मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप ये चीज़ें देख रहे हो, ये देख रहे होंगे, यदि इसमें थोड़ा मैं और बताऊँ आपको, यदि संपत्ति है ना, यदि संपत्ति मुख्य सड़क के समीप या फ्रंट पर है या बाजार में है या गांव के बाहरी किनारों पर स्थित है तो भारी दर यानी एक्सटेरियर लगेगी। एक्सटेरियर का मतलब है कि आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। और यदि संपत्ति सड़क से दूर है या गली में है, गांव के बीच में अंदर की तरफ है तो आंतरिक इंटीरियर लागू होगी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये दो रेट है, तो अगर मान लो आपके बाजार में है, सड़क पे है, मुख्य मार्ग पे है, तब तो आपको ये रेट देनी पड़ेगी। तब तो ये रेट देनी पड़ेगी 460। और आपका गली के अंदर है, मुख्य बाजार में नहीं है, मेन सड़क से बाजार से इनसे 25 मीटर अंदर छोड़ करके है, तो आपकी डीएलसी रेट है ना वो कम लगेगी। ठीक है, ये तो आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि कहाँ पे कितनी ज़्यादा लगती है। इसके साथ ही आपको अभी मैं 2-4 दिन पहले सोशल मीडिया पे देख रहा था और वो कोई कह रहा था कि भई मेरे को है ना मेरे से 2 लाख रुपए माँगे जा रहे हैं सरपंच के द्वारा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। समझ-समझ का फेर है। जैसे आपको मोटे तौर पे आपको मैं बताऊँ, आपके समझ के हिसाब से, तो जैसे ये मान लो, इससे आपकी सही समझ में आ जाएगा। जैसे ये मकान है, ये वाला। इससे थोड़ा दूसरा देखते हैं, वो और भी थोड़ा आपको सही समझ में आएगा। ये इससे इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये मकान है, ये वाला, तो ये किसी का मकान है और इस पूरे का पट्टा बनवाना चाहता है वो। अब रूल तो ये कह रहा है इसका कि अगर आप ये जो मकान आपको दिख रहा है, इस मकान का आप पट्टा बनवा लो। जैसे इस मकान की अपन बात करें तो ये जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 300 वर्ग गज का हो गया पूरा, ये पूरा छत वाला एरिया 300 वर्ग गज का हो गया। आपको आपको मैंने बताया था कि 300 वर्ग गज में अगर आपकी छत डली हुई है, जब तो इसके पैसे लगेंगे आपको 320 रुपए। चलो लग गए, यहाँ तक तो 320 रुपए में आपका काम हो जाएगा। इसके साथ जैसे मान लो आपको जैसे ब्लूप्रिंट वगैरह बनवाना है, शपथ पत्र बनवाने हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनके फोटोकॉपी दस्तावेज लगाने हैं, तो उनके तो थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा लगते ही हैं। 1000-1500 रुपए का लगभग खर्चा आ ही जाता है इनमें, स्टाम्प पेपर वगैरह बनाने में, सहमति पत्र बनाने में, इनमें। तो फिर भी मैं आपको बताऊं कि ये तो आपका 300 में हो गया। चलो ये एरिया तो आपका 300 में हो गया, ये वाला एरिया तो 300 में हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई मेरे को इसका भी दो। अब ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला एरिया जो खाली पड़ा है, अब इसकी डीएलसी रेट लगेगी। अच्छा ठीक है। अब ये क्या है कि जो गांव की जो सड़क है,
गांव को गांव से जोड़ने वाली सड़क है, उस सड़क के पास में पड़ता है। अब रूल ये है कि सड़क के मध्य बिंदु से आपको 50 फुट छोड़ करके तो मतलब पट्टा नहीं दिया जाएगा। तो ये वाली जमीन तो रोड के हिसाब से कट गई। अब आपको जमीन, ये जमीन है ना खाली, इस जमीन का और इस जमीन का, इसका पूरा पट्टा देना है। ये तो आपका कितने में बन गया? 320 में बन गया। ये वाला तो 320 में बन गया। अब ये जो बाकी का शामिल हो गया ये खाली वाला। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि ये जो खाली वाली जमीन है ना, ये आपकी 1000 वर्ग गज है। 1000 नहीं मानो तो आप मोटे तौर पर 100 वर्ग गज मान लो, 1000 वर्ग गज मान लो आप, मान लिए। अब ये मकान के पास में है और ये रोड के पास में है, तो जो डीएलसी रेट है उसका ऊंची वाली दर लगेगी, यानी एक्सटेरियर लगेगी। अब एक्सटेरियर लगेगी तो कितना पैसा लगेगा वो चीज देख लो आप। फिर आप कहोगे कि यार ये ग्राम पंचायत वाले पैसे मांग रहे हैं, तो ये क्योंकि कई सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, वो कई सरपंच पे आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें देखो, ये वाला ये वाला तो उन्होंने 320 में ले लिया। अब ये बाकी की जो जमीन है ना, इसका भी वो पट्टा बनवाना चाह रहा है कि ये भी मेरा चाहिए। अब इसमें क्या है कि जैसे जो रोड है, रोड के लगभग बीच मध्य बिंदु से 50 फुट तक तो पट्टा वैसे नहीं देंगे, तो ये 50 वाला तो ये कैंसिल हो गया। अब ये बाकी का जो बच रहा है ना, ये बच रहा है, अब इसका अपने को मान लो पट्टा जारी करना है। कौन सा? ये पूरा एरिया हो गया, ये पूरा एरिया। इसमें ये वाला एरिया है ना, ये वाला तो आपको 350 में मिल गया। अब ये खाली और बच गया। ये एरिया ऐसे मानो कि जैसे मान लो आपको 1000 वर्ग गज है ये खाली वाला। अब ये तो आपको 320 रुपए देने होंगे। इसका क्या है? अब इसकी रेट है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक रेट तो आपको बताया था मैं 360, और एक रेट बनाया था मैंने 400, 340, और एक बताया था 460। अब 460 वाली रेट लगेगी इसके, उसका कितना? 25%। यानी 460 का 25%, यानी इसमें एक तरह से ऐसे मानो 4 का भाग दे लो। 4 का भाग दोगे तो लगभग ये 117-18 के समथिंग आएगा, जैसे 117 रुपये आ गए। 117 एक वर्ग मीटर का लगेगा। अब जैसे 1000 वर्ग मीटर है ये, तो आप इससे गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे? 11,000, 1,17,000 गुणा करेंगे तो 1,17,000 हो जाएगा। तो 1,17,000 रुपये लगेंगे जब इस पूरे मकान का पट्टा जारी करवाओगे तो। अब फिर ये कहोगे कि अब ये सरकार की रेट है और ये लेनी पड़ती है। अब आप कहोगे कि ग्राम पंचायत के द्वारा 2 लाख मांगे जा रहे हैं, लाख मांगे जा रहे हैं। अब ये तो सरकार की पॉलिसी है, सरकार की आदेश है, उसके अनुसार तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। अब आपको लगभग क्लियर क्लियर समझ में आ गया होगा। इसमें मेरा तो यही निवेदन है कि राज्य सरकार को इसमें थोड़ा छूट करने के लिए एक प्रस्ताव बना करके तो भेजा गया है, और साथ ही अब इसमें संशोधन चल रहा है। संशोधन के दौरान इनको वैसे डिवाइडेशन कर रहे हैं, क्योंकि एक फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि जैसे ये मकान है, और ये मकान जैसे मान लो आपको 1300 वर्ग गज में बना हुआ है। अब 1300 वर्ग गज में बना हुआ है, तो जैसे मान लो ऐसा नहीं है, एक परिवार को 300 वर्ग गज तक पंचायत फ्री में पट्टा देती है, 300 से ऊपर होते हैं उसकी डीएलसी रेट लगती है। इसमें जैसे मान लो इसको दो परिवारों में विभाजित कर दे, तो जैसे मान लो ये किसी एक है और ये उसके बेटे के नाम हो जाए, तो ये फिर भी चलता है। लेकिन इसमें भी शर्त तो वही है कि आपका मकान वो बना हुआ होना चाहिए, छत कवर्ड एरिया, खाली जगह का पट्टा नहीं दे सकते। फिर एक चीज़ और है कि जैसे मान लो किसी के बच्चे हैं और वो बड़े नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अपने ये तो एक वाला हिस्सा तो ये तो अपने पति के नाम करवा लेते हैं, ये हिस्सा पत्नी के नाम करवा लेते हैं, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं है, एक परिवार में पति, पत्नी और उसके बच्चे आते हैं, तो उन्हीं को ही पट्टा जारी किया जाता है। परिवार को 300 वर्ग गज का पट्टा जारी किया जाता है, पति और पत्नी को पट्टे जारी नहीं किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में तो आपको डीएलसी रेट देनी ही पड़ेगी।
और इसके बारे में और छोटी-मोटी अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है, तो आप मुझे कमेंट कर देना। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में बना कर के ज़रूर दूँगा।